Good morning, everyone. So today we are starting new chapter for term 2 exam, class 11, breathing and exchange of gases. So आप सब फेमिलियर हो, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो. व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर and expulsion of CO2 from the body, removal of CO2 from body. सिंपल वर्ड्स में हम इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन एज गिवन बाय एनसीईआरटी. सो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस होती है देन इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड in absence of oxygen it is known as anaerobic respiration. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक के लिए फर्मेंटेशन वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है. फर्मेंटेशन वर्ड इज यूज्ड. और टाइप ऑफ फर्मेंटेशन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट फॉर्म. मान लो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है प्रोसेस में, देन इट इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. So aerobic in the presence of oxygen and anaerobic in absence of oxygen. और माइक्रोऑर्गेनिजम्स में हम उसको फर्मेंटेशन कह देते हैं. नाउ जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन and second one is internal respiration. So external and internal, two types of respiration. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ O2 एंड रिमूवल और गिविंग आउट ऑफ CO2. O2 intake from the surrounding atmosphere and removal of CO2. But this internal respiration is performed in 3 steps. It is a 3-step process. सबसे पहले क्या होगा? O2 अपटेक हो गया बाय टिश्यू सेल्स. अभी हम सराउंडिंग से ले रहे थे. नाउ O2 uptake by tissue cells. Now in second step, oxidation of these food substances जो हमने nutrients लिए थे, oxidation of that food occurs with the help of oxidizing enzymes, and finally removal of CO2. This CO2 is removed from the tissues. So aerobic में external as well as internal respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया. इवन मेमेलियन आरबीसीज, ह्यूमन बीइंग की आरबीसी भी अनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है बिकॉज दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. उसके अलावा सिंपल और वैकेंसी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक एस्कैरिस हो गया, दे परफॉर्म अनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम आगे बात करेंगे तो उसमें कंडक्टिंग और एक्सचेंज दो पार्ट होते हैं. Now, different type of organisms have different respiratory organs. Different organisms, different respiratory organs. जो lower invertebrates हैं, like sponges, coelentrates, platyhelminths, they generally अपने body surface के through वो gases exchange कर लेते हैं, right? So, body surface acts as respiratory organ. बट अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, लीच की, एम्फीबियन की, दे हैव वेरी थिन मोइस्ट स्किन, सो इट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन.
बाकी ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमारे जो अर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, स्पाइडर हैं, दे हैव ट्रैकियल ट्यूब्स. ट्रैकियल ट्यूब्स हेल्प इन respiration. And fishes, tadpole larva and prawns, they have branchial respiration. गिल्स की हेल्प से उनमें रेस्पिरेशन होता है. एंड फाइनली अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो दे यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. एंड जब रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, देन इट इज नोन एज pulmonary respiration. So as you can see, different organisms have different respiratory organs, starting from porifera to vertebrates. And as I was telling you, human respiratory system has two parts: air tract or respiratory tract we can say, and paired lungs. So respiratory tract in human being starts from, अब आपको ये सारी चीजें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए. रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट कहां से होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो जाता है. और कहां पे आके खत्म होता है? कहां पे आके खत्म होता है? रेस्पिरेटरी ट्री पे आके खत्म होता है. इसके बीच के जितने भी पार्ट्स हैं, दे फॉर्म्स रेस्पिरेटरी ट्रैक. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से इंटरनल नैरिस में, इंटरनल नैरिस से नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स से फिर ग्लोटिस, लैरेंक्स, ट्रैकिया. उसके बाद ब्रैंकियल ट्री शुरू हो जाएगा एंड देन रेस्पिरेटरी ट्री. वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट जिसकी हम बात करते हैं. कंडक्टिंग पार्ट का मेन काम क्या होता है कि एल्वियोलाई तक जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको पहुंचाना, उसका क्लैरिफिकेशन करना, उसका ह्यूमिडिफिकेशन करना, जिससे जो बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट उसका टेम्परेचर हो जाए. सो क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करना और उसको ह्यूमिडिफाई करना, ये दो मेन फंक्शंस हैं कंडक्टिंग पार्ट. तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, जो रीजन आता है, दैट इज नोज, या पूरा पूरा हम कह सकते हैं नेजल पैसेज. वी कैन कॉल इट नेजल पैसेज. नेजल पैसेज पेयर्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, राइट? और इसमें नेजल पैसेज इंक्लूड होगा. सो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद ये ओपन हो जाएंगे हमारे नेजल ट्रैक में. नेजल ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस नेजल सेप्टम. याद रखें आप लोग, नेजल सेप्टम इस नेजल ट्रैक को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. और जो नेजल ट्रैक है, नेजल पैसेज है, वो फंक्शनली तीन एरियाज में डिवाइडेड होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. सबसे पहला जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूलर रीजन. फर्स्ट वन इज वेस्टिब्यूलर रीजन. इसमें स्किन आ जाएगी, हेयर्स आ जाएंगे, और जो सिबेशियस ग्लैंड है, क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एयर के साथ आ जाते हैं उनको ट्रैप करना, जो दैट दे कैन नॉट रीच टू द लंग्स और एल्वियोलाई. सेकेंड पार्ट और सेकेंड रीजन इज नोन एज रेस्पिरेटरी रीजन. यहाँ पे स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेटरी रीजन कंसिस्ट ऑफ pseudostratified, it consists of pseudostratified columnar ciliated glandular epithelium. It consists of pseudostratified columnar ciliated glandular epithelium. It is found in respiratory region. And third one is known as olfactory region. Third part of nasal passage is olfactory region. It have न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम. यहां पे क्या प्रेजेंट है? न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम. सो तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? नेजल पैसेज और नेजल ट्रैक.
उसके बाद सेकंड रीजन आ जाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का, दैट इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल, दो नाम आपको दिख रहे हैं इसमें, बक्कल कैविटी एंड फेरेंक्स। सो बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे का हिस्सा है, दैट इज बक्कल कैविटी, और जो पीछे का एरिया है दैट इज फेरेंजियल कैविटी। और दोनों के बीच में, बक्कल और नेजल कैविटी के बीच में ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट होता है, पैलेट, एंटीरियर हार्ड पैलेट और पीछे पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट, आपने न्यूट्रिशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और जो सॉफ्ट पैलेट का फ्रीली हैंगिंग पार्ट है दैट इज वूला। तो जो वूला है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है, ये डिवाइड कर देता है और जो कवर करता है हमारे नेजल पैसेज को, राइट। जो फेरेंजियल कैविटी को दो चैम्बर में डिवाइड कर रहा है, नेजोफेरेंजियल चैम्बर एंड ओरोफेरेंजियल चैम्बर। और जब हम स्वेलोइंग करते हैं, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग के टाइम पे क्या होगा, जो उला है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, इट लिफ्ट्स अप, और जो इंटरनल लेयर्स है उसको कवर कर लेता है। इंटरनल लेयर्स को कवर करने से क्या होगा, वो प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनटू द नेजल पैसेज। स्वेलोइंग हम कर रहे हैं, उला ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया, उसने ब्लॉक कर दिया हमारे चैम्बर को, जिससे फूड एंटर नहीं कर सकता नेजल पैसेज में, ठीक है। और जो ओरोफेरेंजियल पार्ट है, वहां पे दो स्लिट लाइक कवरिंग्स हैं, दो अपर्चर्स प्रेजेंट हैं, दो ओपनिंग्स प्रेजेंट आप कह सकते हो। एक को हम गुलेट कहते हैं, जो कि इसोफेगस में ओपन हो गया, सो वो फूड का पैसेज वे हो गया, गुलेट इज द पैसेज वे फॉर फूड। जो और दूसरी जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, ग्लोटिस। दिस गुलेट ओपन इनटू इसोफेगस, और जो ग्लोटिस वाला पार्ट है वो कहां ओपन हो जाएगा, इनटू लैरिंक्स। और ये क्या करेगा, ये एयर को कैरी करेगा, सो इट इज ए रेस्पिरेटरी पैसेज। तो हम कह सकते हैं कि फेरेंक्स इज द ओनली पार्ट वेयर सॉरी फूड एंड एयर पैसेज मिक्स टुगेदर। फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेजवे फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा, दैट इज नोन एज लैरिंक्स। लैरिंक्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, हमेशा याद रखें, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होती है, ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। टू टाइप ऑफ vocal cords are present here, true and false vocal cords. Vibration in these vocal cords produces sound. इनमें जो वाइब्रेशंस हैं वही साउंड प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आप याद रखें। तो अभी तक हम कहां पहुंच गए, वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल नेरिस, नेजल पैसेज की हमने बात की, नेजल कैविटी जिसमें तीन पार्ट थे, नेजोफेरेंक्स, ग्लोटिस एंड लैरिंक्स। जो फ्लैप लाइक कवरिंग है जो फूड की एंट्री को रोकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो ग्लोटिस हो गया। दूसरी तरफ क्या था हमारा, गुलेट था, जो इसोफेगस में था, जो फूड पैसेज की ओपनिंग थी, राइट। नाउ फ्रॉम द लैरिंक्स, अब लैरिंक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगे, तीन पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। सो अगर नंबर की बात करें, टोटल नंबर कितना होगा, 3 अनपेयर्ड है और 3 पेयर्ड है कार्टिलेजेस। तो अगर हम बात करें पहले अनपेयर्ड की, तो सबसे पहला ग्लोटिस, हमने अभी डिस्कस किया था, ग्लोटिस इज पैसेजवे फॉर एयर। थायराइड कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज, इट इज ऑल्सो अनपेयर्ड। तो ग्लोटिस पहला हो गया, थायराइड
दूसरा हो गया, एंड थर्ड वन इज क्रिकोइड. इट इज सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर. जो हमारी रिंग होती है उसके ऊपर जो भी हम जैम लगाते हैं उसकी वजह से सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट. उसके बाद पेयर्ड जो कार्टिलेजेस है यहाँ पे, नंबर 1 arytenoid, then cartilage of Santorini cartilage, and third one is um, cricoid cartilage. So glottis, thyroid, cricoid, arytenoid, Santorini, and what we left? Yes, cuneiform. तो ये कार्टिलेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है. ग्लोटिस का मतलब यहाँ पे एपिग्लोटिस है जो फ्लैप लाइक कवरिंग है. So epiglottis, thyroid, cricoid, arytenoid, cartilage of Santorini and cuneiform. अब इनमें से दो तरह का यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा. जैसे हम एपिग्लोटिस की बात करें, एपिग्लोटिस में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? आप सबने पढ़ा है, यस, इलास्टिक कार्टिलेज होता है. इट हैज इलास्टिक कार्टिलेज. लेकिन बाकी बाकी जो है, चाहे वो हम थायराइड की बात करें, चाहे हम क्रिकोइड की बात करें, दे हैव हाइलिन कार्टिलेज. उनमें हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है. तो एक तरफ इलास्टिक कार्टिलेज है, दूसरी तरफ हाइलिन कार्टिलेज है. फर्क क्या आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगी आगे जाके? जैसे जैसे एज बढ़ती है कैल्सिफिकेशन होता है, कार्टिलेज का भी कैल्सिफिकेशन होता है. लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज में ओसिफिकेशन नहीं होता. ओसिफिकेशन अकर्स इन हाइलिन कार्टिलेज. तो ये आपको ध्यान रखना है. फेरेंक्स का मैंने आपको बताया, लैरेंक्स वी डिस्कस. अब इसके साथ साथ एक और बोन यहाँ पे अटैच्ड होती है, एंड दैट इज नोन एज हायोइड बोन. यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होती है जस्ट अबव द लैरिंक्स. बट एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से देखें तो एम्ब्रियोलॉजिकली इट इज कंसिडर्ड एज बोन ऑफ स्कल. इसको स्कल बोन में हम कंसिडर करते हैं, बट इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द लैरिंक्स. इसके अलावा यहाँ पे लैरेंजियल लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे लैरिंक्स में, और मसल्स प्रेजेंट होंगी. लिगामेंट्स एंड मसल्स आर फाउंड, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको. वोकल कॉर्ड्स, सिर्फ थ्रू वोकल कॉर्ड्स में जो वाइब्रेशन होगा वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. फॉल्स वोकल कॉर्ड साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, दैट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया और विंड पाइप. प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है ट्रैकिया के लिए, राइट. सो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, ज्यादा लंबा नहीं होता है. और 16 से 20 कार्टिलेजनस सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. 16 to 20 रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, विच प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक और ट्रैकिया. ये जो रिंग्स हैं ये डोर्सल साइड में इनकम्प्लीट होंगी. डोर्सल साइड में ये रिंग्स इनकम्प्लीट होंगी, और जब ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में एंटर करेगा तो ये डिवाइड कर जाएगा. ट्रैकिया enters into the thoracic cavity and then it divides. अब लास्ट जो नीट एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया था कि ट्रैकिया कहां पे डिवाइड करता है, कौन से लेवल पे डिवाइड करता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के रीजन में ट्रैकिया डिवाइड करता है. तो क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के रीजन में ये डिवाइड करता है.
राइट। तो ट्रैकिया में जैसे ही डिवाइड करेगा, थोरेसिक कैविटी में सॉरी ट्रैकिया जैसे ही डिवाइड करेगा तो इससे क्या बन जाएंगे, ब्रोंकाई, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके आप ध्यान रखें, और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, अभी मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगा कहां कहां पे क्या क्या होता है, ये सारा पार्ट मिलके क्या कहलाता है, दिस पार्ट इज नोन एज ब्रैंकियल ट्री। ये सारी स्ट्रक्चर मिलके क्या कहलाएगी, ब्रैंकियल ट्री। क्या क्या है इसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इसमें टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई है। टर्शरी तो तीनों, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स भी आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, पल्मनरी ब्रोंक्यूल, पल्मनरी के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये सारे मिलके ब्रैंकियल ट्री की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने 2 चीजें डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में, मैंने 2 वर्ड यूज किए थे, कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक होता है, एक्सटर्नल लेयर से लेके ट्रैकिया तक, वो सारा क्या कहलाता है, कंडक्टिंग जोन। और जो मेन गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहां होता है, रेस्पिरेटरी जोन में, दैट अकर्स इन रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन कहां से कहां तक प्रेजेंट होगा, कंडक्टिंग जोन कहां खत्म होता है, ट्रैकिया पे नहीं खत्म होता है, इसीलिए मैं आपको चेक कर रहा था। ट्रैकिया के बाद ब्रैंकियल ट्री, तो ब्रैंकियल ट्री का लास्ट पार्ट क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो कहां पे खत्म होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे कंडक्टिंग जोन खत्म होता है, राइट। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके और एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक का जो रीजन है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज जोन। इट इज एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, राइट। तो यहीं पे डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का, मेन पार्ट यही है। तो ब्रैंकियल ट्री में कौन सी एयर प्रेजेंट होगी, डेड स्पेस वॉल्यूम। आगे हम जब टाइडल वॉल्यूम और कैपेसिटी डिस्कस करेंगे तब आएगा। तो ब्रैंकियल ट्री हैज डेड स्पेस वॉल्यूम। दिस एयर इज प्रेजेंट एयर, उसका वैल्यू कितना होता है 150 ml। तो ये अमाउंट जो एयर का है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हम बात कर रहे थे कार्टिलेजेस की, लैरिंक्स के कार्टिलेजेस की। ये एक ब्रॉड लेवल डायग्राम है, क्रिकोइड, थायराइड, एपिग्लोटिस, क्रिकोइड, कार्टिलेज, उसके बाद नीचे की तरफ ट्रैकिया स्टार्ट हो गया। एंड दिस बोन एक्चुअली इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव ग्लोटिस, बट इट इज कंसिडर्ड एज बोन ऑफ स्कल। तो लैरिंक्स हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हो गया और ट्रैकिया हमारा विंड पाइप हो गया। Now the most important structure, that is lungs. So आपको पता है lungs thoracic chamber में present होते हैं, diaphragm उसको support करता है। Paired structures हैं, right and left. Right जो lung है it is 3 lobed और जो left lung है वो 2 lobed है। आप यहाँ पे देख रहे हो right lung में 3 lobes हैं और लेफ्ट लंग में 2 ही lobes हैं, राइट मेन, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब। दोनों जो लंग्स हैं राइट एंड लेफ्ट, दे हैव 2 लेयर्ड कवरिंग, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, आउटर पैराइटल प्लूरा एंड इनर विसरल प्लूरा। और दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है
जिसको प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। अब ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अदरवाइज दोनों के दोनों लेयर जो है वो एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से डैमेज कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब कई बार क्या होता है, अमाउंट ऑफ दिस फ्लूइड अमाउंट ऑफ दिस फ्लूइड इंक्रीजेस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कई बार इस प्लूरल फ्लूइड का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वी फील प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और उस कंडीशन का नाम क्या होता है, डिस्नोपिया, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, प्लूरल इफ्यूजन डिजीज क्या है। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पे आपको लोब्स ज्यादा क्लियरली दिख रही होंगी। तो राइट में 3 है और लेफ्ट में 2 लोब्स है। थोरेसिक चैम्बर में डायफ्राम सपोर्ट करता है, राइट में 3 लोब, लेफ्ट में 2 लोब। और डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग आउटर पैराइटल, इनर विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जानते देखें। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल प्लस एल्वुलाई इक्वल टू लंग्स, राइट। अब देखें आप यहां पे जो राइट और लेफ्ट लंग की हम बात कर रहे थे, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग का वेट 625 ग्राम्स होता है, जबकि लेफ्ट लंग इज तो स्लाइटली लेस इन वेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्डियक नोच होती है टू अकोमोडेट हार्ट। कार्डियक नोच अकोमोडेट हार्ट। और ये वाला पोर्शन जहां पे वो सपोर्ट होता है, दैट इज डायफ्राम। दे आर सपोर्टेड बाय, दोनों साइड में क्या होंगे, यहाँ पे रिब्स होंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है जिसको हम कहते हैं थोरेसिक केज। थोरेसिक केज की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो थोरेसिक केज में क्या क्या प्रेजेंट होगा, जो एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड में नेक क्लेविकल बोन, नेक प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लेविकल बोन प्रेजेंट है। एंटीरियर के जस्ट अपोजिट जाते हैं हम पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डायफ्राम, अभी मैंने आपको बताया। डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स एंड वर्टेब्रल कॉलम। एंड डोर्सल के अपोजिट वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में क्या हो जाएगा, स्टर्नम। और इवन जो लेटरल साइड है वहां पे भी रिब्स उसको सपोर्ट करेंगे। सो ये सारी स्ट्रक्चर मिलके एक कॉम्पैक्ट बॉक्स बना देती हैं जो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, एंड दैट इज नोन एज थोरेसिक केज। थोरेसिक केज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद आता है कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स, मैं कुछ और चीजें आपको बता रहा हूं रेस्पिरेशन डिस्कस करने से पहले, कुछ और स्ट्रक्चर बता देता हूं। एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में दो तरह की सेल्स होती हैं, न्यूमेटोसाइट्स, न्यूमेटोसाइट 1 एंड 2। तो न्यूमेटोसाइट 2 जो है दे प्रोड्यूस लेसिथिन, एक केमिकल सिक्रेट करती हैं, लेसिथिन इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूमेटोसाइट 2। इट इज अ फोस्फोलिपिड, इट इज अ फोस्फोलिपिड जो जो एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन है उसको रेप्चरिंग को बचाता है, राइट। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं एल्विलाई में, जो पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। जो वॉल्स हैं एल्विलाई की, दे हैव पोर्स, दे आर नोन एज पोर ऑफ क्यून, राइट। फैगोसाइटिक सेल जो यहाँ पे हैं एल्विलाई में, दे आर नोन एज डस्ट सेल्स। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं है, बट आई एम टेलिंग सब फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एल्विलाई। यहाँ पे फोस्फोलिपिड लेसिथिन प्रेजेंट होता है, न्यूमेटोसाइट 2 रिलीज करती हैं जो कि रप्चरिंग से बचाता है सेल के सरफेस को। फैगोसाइटिक सेल्स को डस्ट सेल कह रहे हैं, और यहाँ पे जो गैप्स है सरफेस पे मेम्ब्रेन पे पोर्स है उनको पोर ऑफ क्यून कहा जाता है। Mammalian lung is spongy. It do not have any central cavity. तो इसमें मसल्स में नहीं होती, तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी नहीं होती इसमें, राइट। लेकिन डायफ्राम में रेडियल मसल्स होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम का वो हेल्प करता है इन दिस प्रोसेस जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है रेस्पिरेशन का, पल्मोनरी वेंटिलेशन, यहाँ पे डायफ्राम का पोजीशन चेंज होता है, उसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन सबसे पहला हो गया ब्रीथिंग, उसमें एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सेलरेशन, इनहेलेशन हो जाएगा। देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसेस ट्रांसपोर्ट, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। वन बाय वन विल डिस्कस।